तो स्वागत है आपका आज की इस फिर से मंथली मैगजीन सीरीज में। हम मई की मंथली मैगजीन डिस्कस कर रहे हैं। मेरे पास कुछ बच्चों का मैसेज आया कि मैम आप प्लीज़ इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी सीरीज़ कंटिन्यू रखूंगी। बिल्कुल आप लोगों का इंटरेस्ट इतना आ रहा है, वो मुझे दिख रहा है। आप लोग सब लोग कमेंट भी करते हो, लाइक भी कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है। तो मैं आप लोगों की इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने वाली हूँ। और साथ में कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट ये भी किया था कि मैम आप 33 मिनट की सीरीज ले रहे हो और एक सब्जेक्ट को आप 2 सीरीज में कवर कर रहे हो, ऐसे में तो मंथली मैगजीन लंबी खिंच जाएगी। और साथ में कुछ लोग हैं जो यूट्यूब पे ही डालते हैं, जो कि 9 से 10 घंटे में पूरी मंथली मैगजीन को कवर करा देते हैं। तो फिर मैम आप इतना टाइम क्यों ले रही हो? तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैं भी आपको 9 से 10 घंटे में ये सीरीज कवर करा सकती हूँ, लेकिन क्या होगा, ऐसे में आपको हाईलाइटेड पॉइंट में बताती जाऊंगी, सिर्फ वो ही पढ़ाती जाऊंगी, और एट द एंड आप लोगों को क्या समझ में आएगा? मैंने मंथली मैगजीन समझ रखी थी, मैंने हाईलाइट पॉइंट आपको बता दिए, पर क्या आपको मैंने मंथली मैगजीन पूरी पढ़ाई? पूरी पढ़ाने के बाद क्या मैंने आपको बताया कि मंथली मैगजीन में पूरा टॉपिक ही पढ़ लिया, फिर क्या क्या पॉइंट हाईलाइट निकल रहे हैं, उसको कैसे समझना है, कैसे एग्जाम से जोड़ना है? देखिए, आप खुद सोचो कि जो मंथली मैगजीन बनाने के लिए पूरा 1 महीना लग जाता है, जिसमें पूरे 1 मंथ का करंट अफेयर्स कवर है, तो उसको कवर करने में हमें थोड़ा तो टाइम देना होगा। और उसके साथ ही अगर मैंने आपको कंप्लीट नहीं समझाया, सिर्फ हाईलाइट हाईलाइट बता दिया, तो क्या वो आपको समझ में आएगी? आपको तो उसको याद करने जैसा हो जाएगा। समझाने का मतलब तो यही होगा ना कि आपको पहले मैं पूरा पढ़ाऊँ अच्छे से, टॉपिक जो जो लिखा है एक एक बात मैं आपको बताते जाऊँ, फिर उसमें से मैं आपको हाईलाइट कराऊँ कि ये चीज़ हाईलाइट कर लो, इनको बार बार रिवाइज करना। साथ में कैसे आपसे पेपर से कनेक्ट हो रही है, कैसे क्वेश्चन इससे बनेंगे, ये बताऊँ। यही तो समझने के लिए होगा। इसीलिए मैं ये देखती हूँ कि देखो, आप लोगों के लिए सेशन ज़्यादा लंबा नहीं खींचे, 30 मिनट में 2 से 3 टॉपिक कवर करते चलें, और कब चुटकियों में हमारी मंथली मैगजीन कवर हो जाए आप लोगों को पता भी ना चले। इससे ये होगा कि आप लोगों का बर्डन भी ज़्यादा नहीं होगा, टॉपिक्स भी आप लोगों को समझ में आते जाएंगे। और उसके साथ ही आप लोग ये देख लोगे कि कितनी जल्दी, कितनी आसानी से मंथली मैगजीन कवर करा ली। देखिए, ये मत देखो कि कितने कम समय में आप लोग पढ़ रहे हो, ये देखो कि कितना से कितना आप लोग समझ पा रहे हो। आप लोगों ने 9-10 घंटे की देख के पढ़ भी ली, अगर उसमें से समझ नहीं आया, हाईलाइट पॉइंट अकेले कर लिए, तो उनको आपको याद करने जैसा हो जाएगा, चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी ना। तो फिर क्या ही मतलब वो 9-10 घंटे वहाँ देने का। इससे सही है कि एक एक बात को पढ़ो, एक एक लाइन को समझो, फिर उसके बाद रिवीजन करो, ताकि जब भी आप रिवीजन करो तो वो टॉपिक आपके अंदर माइंड में सेट रहे। कोई आपसे उस टॉपिक पे अगर कभी बात करे, या फिर ऐसी कोई घटना आपके सामने घटित भी हो रही हो, तो आप लोगों के माइंड में तुरंत चले कि हाँ, हमने ये पढ़ा था, हमने ये समझा था। जब तक आप इसको ऐसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तब तक आप लोगों का मंथली मैगजीन पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप लोग देखना, प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है अपना, उसमें जो क्वेश्चन रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन एक ना उसके जो ऑप्शन रहेंगे क्वेश्चन के, तो वो ऑप्शन जो है वो सब्जेक्टिव रहेंगे। जब तक आप उनको समझेंगे नहीं, तब तक आप उनका सही आंसर चूज नहीं कर पाएंगे। यूपीएससी में अधिकतर बच्चे यहीं आके अटक जाते हैं। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, तो देखो मैं बता रही हूँ, आप वैसे ही चले, ज़रूर ज़रूर सफलता मिलेगी। मंथली मैगजीन समझना आसान बात नहीं होती है, हर कोई ना तो समझा पाता है और ना हर कोई समझ पाता है, लेकिन आप लोग जुड़े रहें, हम सब साथ में एक साथ समझेंगे, साथ में पढ़ेंगे, और इसको बहुत इजी वे में जाते हुए हम लोग इसको पूरा कंप्लीट भी कर लेंगे। मैंने मई से ही इसका स्टार्ट किया था, जनवरी फरवरी से स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मई का कंप्लीट जैसे ही कराऊंगी तो जून का स्टार्ट करते हैं ना, तो जून का भी और जनवरी का भी दोनों ही साथ में स्टार्ट कर लेंगे। एक वीडियो मैं जून की डालूंगी और एक जनवरी की, ताकि जनवरी से लेके अपनी सारी एग्जाम तक के, मई तक की कंप्लीट हो जाए।
2026 मई तक की। इसमें क्या होगा ना कि सारी जनवरी से लेके अपने मई तक का 1.5 महीने का करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन से कवर किया। इसमें आपके जो भी जीएस के टॉपिक्स आएंगे तो उससे सारा फाउंडेशन जो टॉपिक्स आएंगे उनका कवर होता जाएगा। साथ में करंट भी आप लोग कनेक्ट करते जाएंगे। और पिछली सीरीज में आपने देखा ही होगा कि मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ पढ़ के बताती हूँ, एक एक चीज़ समझाती हूँ। और अब मैंने टैब भी ले ली है, पेन टैब, तो मैं उसे थोड़ा बहुत लिखते हुए हाईलाइट भी करती जाऊँगी। और जैसे आप लोगों की इस लेक्चर सीरीज में कमिटमेंट अच्छी दिखती है और ये लेक्चर सीरीज अच्छी जाती है तो फिर मैं इस पर अपना कुछ इन्वेस्टमेंट भी दूंगी और आप लोगों को और अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करूंगी। ठीक है, तो फिर हमने अभी तक इकोनॉमी के 3.5 तक कवर कर लिया था। अब हमें आज 3.6 जो भी संक्षिप्त सुर्खियाँ हैं वो कवर करनी है। तो हम अपने टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्ट अपनी बात पर आते हैं और कवर करते हैं, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि हम बातें कम और काम ज़्यादा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं 3.6 संक्षिप्त सुर्खियाँ। इसका पहला टॉपिक है कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। देखिए क्या है, तो हालिया मुद्रा कोष, सॉरी ये हाईलाइट हो गया थोड़ा, हाँ, हालिया मुद्रा कोष में देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होता है IMF, उसने हालिया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो दी है। उसके अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत की इस आर्थिक उपलब्धि के मुख्य कारक क्या क्या हैं, हम इसको समझ लेते हैं। देखो, पहला कारक तो हो जाएगा संरचनात्मक कारक। क्या होता है? शहरीकरण और लोगों की बढ़ती आकांक्षाएं। देखो, इंडिया में भी शहरीकरण तेजी से हो रहा है और लोगों की दिन प्रतिदिन आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। सब लोग जो है डिजिटल भी हो रहे हैं, ज़्यादा सुविधाएं चाहते हैं, तो इस वजह से भारत की इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है। तो इसके कारण प्रति व्यक्ति आय जीवन शैली से संबंधित दैनिक उपभोग में वृद्धि हो रही है। दूसरा कहता है जनसांख्यिकीय लाभांश। तो भारतीयों की वर्तमान आयु लगभग 29 वर्ष है। क्या होता है? औसत आयु जो निकाली जाती है पूरी पॉपुलेशन की जो है वो देखी जाएगी, फिर जिसकी जो आयु है उसका टोटल किया जाएगा, फिर डिवाइड किया जाएगा। जो औसत निकलेगा वो औसत आयु कहलाती है, वो निकल रही है 29 वर्ष। घरेलू मांग में वृद्धि। निजी उपभोग भारत की GDP में लगभग 70% का योगदान देता है। क्या है? तो निजी उपभोग जो होता है वो भारत की GDP में लगभग 70% योगदान दे रहा है। देखो क्या हो, अभी इस पॉइंट को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। दो चीज़ें होती है, एक गवर्नमेंट होता है, एक पर्सनल जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो होता है। तो जो प्राइवेट सेक्टर का है वो 70% का योगदान है। अब आप सोचो, जहाँ प्राइवेट सेक्टर 70% देगा तो वहाँ पे तो इकोनॉमी ग्रो करेगी ही ना। तो बस यही है इसका एक कारण। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे कह रखा है नीतिगत कारक, कराधान और व्यापार से संबंधित सुधार। क्या है? तो कराधान और व्यापार से संबंधित सुधार में वस्तु एवं सेवा कर, GST जो होती है वो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC, कॉरपोरेट टैक्स में कटौती आदि। देखो, आप लोगों को बताना है कि GST जो है वो कब जोड़ा गया था, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था जिसके तहत GDP जो है GST आया था, कर अधिनियम। ठीक है, तो इसको बताना है ध्यान से कमेंट बॉक्स में। इसके आगे बात करते हैं अवसंरचना निर्माण पर बल, जैसे राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, PM गति शक्ति आदि, ये जो है अवसंरचना निर्माण पर बल दे रही हैं। तकनीकी कारक की बात कर लेते हैं तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि UPI हो गया, जैम मतलब जनधन आधार मोबाइल, ट्रिनिटी आदि। ठीक है, भारतीय IT सॉफ्टवेयर निर्यात और परामर्श सेवाओं के लिए मजबूत वैश्विक मांग आदि। बाह्य और वैश्विक कारक की बात कर लें तो FDI अंतर प्रवाह में वृद्धि तथा चाइना +1 और सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव जैसी रणनीतियों के जरिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का पुनर्संतुलन। क्या है, इस पॉइंट को समझ लेते हैं। देखो, जो FDI है उसके अंतर प्रवाह में वृद्धि हो रही है।
ठीक है। चाइना प्लस वन है और सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, इन जैसी रणनीति जो वैश्विक श्रृंखला है उनका भी पुनर्संतुलन हो रहा है। अब हम भविष्य की संभावनाओं पर पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले हम बॉक्स को पढ़ लें, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि बॉक्स को पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। मैं आपको हर वीडियो में बताती जाती हूँ, तो इसमें भी सुन लें, बॉक्स पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। अरे इसमें ज़्यादा नहीं तो हमें ये तो सोचना होगा कि जापान को छोड़ते हुए अगर हमारी भारत की इकोनॉमी 4th नंबर पे जा रही है वर्ल्ड में, तो आगे की 3 कौन सी हैं? तो फर्स्ट नंबर पे यूएसए, सेकंड नंबर पे चाइना और थर्ड नंबर पे जर्मनी। और भारत के बाद कौन सी 5वें नंबर पे आएगी? तो वो जापान, क्योंकि जापान को पीछे छोड़ती हुई जा रही है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि यूएसए, चाइना, जर्मनी, भारत, जापान। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य की संभावनाएं क्या होंगी? भारत अपने अगले 2.5 से 3 वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, यानी कि जर्मनी को भी पीछे छोड़ के आगे बढ़ेगा भारत। ठीक है। जिसके लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं जो कि हमें तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे? देखो, एनर्जी ट्रांजिशन क्या होता है? नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि 2030 तक 500 गीगावाट का हमने लक्ष्य रखा है, जिसकी हमें प्राप्ति करनी है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA जैसे वैश्विक मंचों पर भारत की नेतृत्वकारी भूमिका इसे हरित विकास के अग्रणी देश के रूप में स्थापित करेगी। देखिए, अब क्या होगा, हमारा इंटरनेशनल सौर जो है वो तिथि हो जाएगी हमें। ठीक है। गठबंधन हो जाएगा। अब क्या होगा कि सोलर यानी कि ये जो ऊर्जा है वो हमें सूर्य से प्राप्त होगी, तो हमारा जो हरित विकास है उसकी तरफ हमारा विकास होगा, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होगा। अभी क्या है कि अधिकतर बिजली जो कोयला से बनती है, जल से बनती है। ठीक है। कोयला में क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल जाता है और इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। अब हम सोचो, अगर हम ग्लोबल वार्मिंग ना करें, इम्पैक्ट उस पर ज़्यादा ना डालें, हम अपनी जो एनर्जी है वो सोलर से बनाए, तो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होगा, हमारा कार्बन क्रेडिट भी अच्छा जाएगा और साथ ही साथ हरित अर्थव्यवस्था जो है उसकी ओर भी हमारा विकास होगा। इसके बाद हम देखते हैं विनियामकीय स्थिरता, मतलब बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, जैसे बैंक के पुनर्पूंजीकरण और RBI जैसी मजबूत विनियामक संस्थान की मौजूदगी भारत की समस्त आर्थिक स्थिरता को मजबूती प्रदान करती है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए, हमने पढ़ा अपना ये टॉपिक, भारत जो है जापान को पीछे छोड़ के 4th नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, बन गई है, तीसरे नंबर की बनने की कोशिश है, कुछ संभावनाएं हैं, और चौथे नंबर की जो अर्थव्यवस्था बनी है तो उसमें कौन कौन से कारक जो हैं वो उत्तरदायी रहे हैं हमने वो भी डिस्कस कर लिए। आगे की 3 अर्थव्यवस्था कौन सी थी ये हमने जान लिया। ये प्रीलिम्स टॉपिक से इम्पोर्टेंट है, साथ ही में मेंस में आ सकता है, मतलब मेंस में इकोनॉमी में कनेक्ट करिएगा ये, तो ऐसा आ जाएगा कि भारत ने चौथी अर्थव्यवस्था बनने में भी अपना अग्रसर कदम उठाया है। इसमें आप लोगों के विचार, तो उसमें आप लोग जो मैंने बताया कि शहरीकरण, जनसांख्यिकी लाभांश, इन सबको इनपुट कर सकते हैं आप। और स्टेट PCS में ऐसे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं कि भारत अब कौन सी नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है, तो जो भी स्टेट PCS के साथ में देते हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इसको मिस बिल्कुल मत करना। इसको आप लोगों को पूरा पढ़ना है, पूरा वीडियो देखना है, और हाँ, अच्छा लगे तो लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने विपरीत क्षण के बहिर्गमन पर 3.5% कर की मंजूरी दी। क्या है ये टॉपिक, क्या कहता है, क्या होता है, हम जान लेंगे इसको अच्छे से। ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने विपरीत क्षणों के बहिर्गमन पर 3.5% कर के प्रावधान वाले वन बिग ब्यूटीफुल बिल को मंजूरी दी। विप्रेषणों के अंतरण पर उत्पाद शुल्क नामक यह नया प्रस्तावित प्रावधान 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। ये तो हमने न्यूज पढ़ ली। अब हम जान लें कि विप्रेषण होता क्या है, मतलब क्या है ये, किस कर को मंजूरी दे दी। विप्रेषण ही नहीं जानते तो कैसे समझेंगे
की कर को मंजूरी मिली। सबसे पहले विप्रेषण को ही समझ लेते हैं। विप्रेषण क्या होता है? किसी अन्य देश में काम करने वाले लोगों द्वारा अपने गृह देश में धन के अंतरण को विप्रेषण के रूप में माना जाता है। देखो क्या होता है ना, मान लो कि अपने इंडिया का कोई पर्सन है, वो यूएसए में वर्क कर रहा है। अब वो यूएसए से जो भी कमाएगा उसका कुछ हिस्सा अपनी फैमिली में भेजेगा, मतलब इंडिया में भेजेगा। तो जो धन इंडिया में आ रहा है और वहाँ से जा रहा है, तो इसको बोलेंगे विप्रेषण। ठीक है। 2023 में प्रवासी कामगारों द्वारा अपने गृह देशों को भेजी गई कुल राशि, विप्रेषण राशि लगभग 656 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। 2024 में भारत को कुल वैश्विक विप्रेषण का 14.3% हिस्सा प्राप्त हुआ है और यह भारत का अब तक प्राप्त की गई जितनी भी राशि है उसमें सबसे अधिक हिस्सेदारी है। विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र भी डाल लें कि यह विधेयक क्या है। तो देखो, विप्रेषण कर यानी जो उत्पाद शुल्क है वह केवल गैर अमेरिकी नागरिकों द्वारा पर लागू होगा, जबकि अमेरिकी नागरिकों को इससे छूट दी गई है। मतलब जो अमेरिका के नागरिक नहीं है, जो दूसरे देशों से गए हैं, उन पर तो ये लागू होगा, और जो अमेरिका के नागरिक हैं उनको छूट मिलेगी। ठीक है। तो ये कर जो है 3.5% का, ये उन्हीं लोगों पर लगेगा जो बाहर के हैं और अपने अपने देशों में ही भेज रहे हैं। आगे देखते हैं, इससे प्रभावित समूहों में वीजा धारक जो H1B और F1 है, ग्रीन कार्ड धारक आदि, ये जो है वो शामिल होंगे। इस विधेयक में विप्रेषण के बहिर्गमन पर लगने वाले कर को 5% से घटाकर 3.5% करने का प्रावधान किया गया है। एक तरीके से देखें तो एक अच्छा ही है, क्योंकि पहले कर 5% लगता था, लेकिन अब जो है वो 3.5 लगेगा, यानी कर में कटौती हुई है। तो जो भी इस जो है वो यूएसए में रह रहे हैं और अन्य लोग और अपने देश में अपना जो है वो राशि भेजते हैं, तो उनके लिए एक प्रॉफिट वाला वर्क होगा, क्योंकि उनके टैक्स जो है वो कम देना होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि विप्रेषण के अंतरण पर उत्पाद शुल्क जो है उसका क्या प्रभाव है। तो वैश्विक आर्थिक प्रभाव देखेंगे कि अल सल्वाडोर, मैक्सिको, भारत जैसे देश जो अमेरिकी विप्रेषण से सबसे अधिक लाभ प्राप्त करते हैं को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यह विधेयक विदेशी कामगारों को अमेरिका में संपत्ति या रोजगार बनाए रखने से भी हतोत्साहित कर सकता है। देखो क्या होता है कि जो लोग भेज रहे हैं उनके लिए तो प्रॉफिट है, पर जो ये टैक्स लगाते हैं तो उनके लिए तो ये लॉस हो जाएगा। तो इसलिए इन लोगों को आर्थिक नुकसान देखना पड़ सकता है। यह विधेयक विदेशी कामगारों को अमेरिका में संपत्ति या रोजगार बनाए रखने में भी हतोत्साहित कर सकता है। कैसे करेगा? देखो, अमेरिका में जो लोग अपना रोजगार संपत्ति है, अब वो क्या है ना कि अपना पैसा ज़्यादा ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा नुकसान उन्हें होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में विप्रेषण के अंतर्प्रवाह में कमी। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के लिए विप्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत है और इसने 2023-24 में कुल विप्रेषण प्रवाह में 32.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया था। विप्रेषण पर कर लगने से अमेरिका में भारतीयों द्वारा कुछ धन को ग्रे या ब्लैक मार्केट में अंतरित किया जा सकता है, ताकि इस नए प्रावधान से बचा जा सके। देखो क्या है कि अभी तो ये नया है प्रावधान 3.5% का, तो इस वजह से वो लोग क्या करेंगे कि इसको ग्रे या ब्लैक तरीके से बेचने की कोशिश करेंगे, ताकि उनको कर से बचत हो, उनको कर ना देना हो। ठीक है। आगे हम पढ़ लेते हैं संबंधित सुर्खियाँ क्या है। तो सबसे पहले देखो LRS क्या है कि जो भी उदारीकृत विप्रेषण योजना है वो उसको समझ लेते हैं कि क्या है। देखो क्या होता है LRS का, सबसे पहले तो फुल फॉर्म समझ लो। उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन, और विप्रेषण यानी कि रेमिटेंस जो होता है, और योजना स्कीम मतलब लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम जो है उसके बारे में हम जानेंगे। तो RBI के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत छात्र विप्रेषण 5 साल के निचले स्तर पर आ गया है। यह छात्र बहिर्वाह में कमी का संकेत देता है। उदारीकृत विप्रेषण योजना आखिर है क्या?
तो ये जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2004 में शुरू की गई थी। इसका लाभ क्या है? सभी निवासी व्यक्तियों को किसी भी अनुमेय चालू या पूंजीगत खाते के लेन देन या दोनों के संयोजन के प्रति वित्तीय वर्ष $250,000 तक की राशि स्वतंत्र रूप से भेजने की अनुमति है। इसके तहत विप्रेषण की बारंबारता पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह योजना कॉरपोरेट साझेदारी फर्मों, हिंदू अविभाजित परिवार और ट्रस्ट आदि के लिए उपलब्ध नहीं है। देखो क्या होता है, मैंने बताया जो ब्लू बॉक्स में रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में बनकर आते हैं। कैसे क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले तो आएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन दे देगा कि उदारीकृत विप्रेषण योजना जो है वो अपने 5 साल के निचले स्तर पर आ गया है। ये देखो करेंट से उठाएगा। वहीं सेकंड जो ऑप्शन देगा वो जीएस से उठाएगा। कैसे उठाएगा? अब ऐसे उठा लेगा कि यह जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2004 में शुरू की गई थी, या फिर यह योजना जो है वो कॉरपोरेट साझेदारी फर्मों, हिंदू अविभाजित परिवार ट्रस्ट आदि के लिए उपलब्ध नहीं है। अब आप लोगों को चुनना होगा कि ये कथन 1 और 2 दोनों सही है, केवल 1 सही, केवल 2 सही, या फिर ना तो 1 सही ना तो 2 सही। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन बस आप लोग बनाते जाइए। अब जब भी टॉपिक पढ़ें उस पर क्वेश्चन बनाएं और उसको एनालाइज करें। फिर आप देखना, जब भी आप टॉपिक देखेंगे आपको याद हो जाएगा। अब जब भी आप सुनेंगे या पढ़ेंगे कि उदारीकृत विप्रेषण योजना, आपको तुरंत माइंड में क्लिक होगा कि 5 साल के निचले स्तर पर आ गया है, 2004 में आरबीआई द्वारा शुरू किया गया था, यह किस किस के लिए नहीं है और इसकी बारंबारता पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब जो 3-4 जो मेन पॉइंट है वो आप लोगों को माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगे। और अगर आपने टेस्ट सीरीज लगाई और मान लो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन बन गया, तब तो समझो कि 5 साल के लिए आपके माइंड में ही छप गया है, फिर मिटने वाला नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने कोई चीज़ पढ़ी हो ना, फिर वो क्वेश्चन के सामने आपके सामने आ जाए और आप लोग उसे सॉल्व कर ले जाएं, तो वो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाती है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, वैकल्पिक निवेश कोष। तो भारतीय रिजर्व बैंक वैकल्पिक निवेश कोष के बारे में जानते हैं क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने वैकल्पिक निवेश कोष में निवेश के नियमों में संशोधन किया है। वैकल्पिक निवेश कोष है क्या, जिसके बारे में यह संशोधन हुआ है? तो देखो, यह भारत में पंजीकृत फंड आधारित संस्था है जो निजी रूप से निवेश जुटाती है। साथ ही यह अपने निवेशकों के लाभ के लिए निर्धारित निवेश नीति के अनुसार निवेश करने हेतु भारतीय या विदेशी अनुभवी निवेशकों से फंड भी एकत्रित करती है। मुझे नहीं लगता कि इसे समझाने की जरूरत होगी, साफ साफ सीधी तो भाषा दे रखी है उन्होंने। इसके आगे बढ़ते हैं कि भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड जो कि सेबी है, उसके द्वारा सेबी विनियमन 2012 के अनुसार यह जो है वो विनियमित होती है। अब इसकी 3 श्रेणियाँ हैं, कौन कौन सी हैं? तो श्रेणी 1 जो है ये स्टार्टअप, सोशल वेंचर, लघु और मध्यम उद्यम आदि में निवेश करते हैं। इनके उदाहरण देखेंगे तो वेंचर कैपिटल फंड, एसएमई फंड आदि। श्रेणी 2 में ये इक्विटी और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। इनके उदाहरण है रियल एस्टेट फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड आदि। और श्रेणी 3 में देखें तो ये फंड रिटर्न बढ़ाने के लिए निवेश उधारी लेकर निवेश करते हैं, जिनके सूचीबद्ध या गैर सूचीबद्ध डेरिवेटिव्स में निवेश भी शामिल है। इनके उदाहरण है हेज फंड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी पाइप फंड आदि। इसमें देखो ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं था, ज़्यादा कुछ नहीं याद करने का था, बस वैकल्पिक निवेश कोष है क्या, मतलब और कौन विनियमित करता है इसको देख लो कि सेबी जो है वो विनियमित करती है, आरबीआई ने जो है इसके नियमों में संशोधन किया है बस, और निजी रूप से निवेश जुटाती है। ये 3 श्रेणियों में जो है ये जो है वो अपना विभाजित है 3 श्रेणियों के अंतर्गत, इसके अलग अलग जो है इनको डिवाइडेड किया गया है। तो इसके आगे इसमें और कुछ नहीं देखना है बस। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इसी के 4 टॉपिक पर कि प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या है। तो देखो, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है ने लागत विनियमन 2025 अधिसूचित किए है। इनमें प्रीडेटरी प्राइसिंग को रोकने के लिए नई परिभाषाएं दी गई हैं। क्या होता है? तो प्रीडेटरी जो प्राइसिंग है वास्तव में प्रतिस्पर्धा को कम करने या प्रतिद्वंदियों को समाप्त करने के उद्देश्य से
अपनी वस्तुओं या सेवाओं को लागत से कम कीमत पर बेचना है। क्या होता है, मान लो देखो 2 दुकान है, चाय की हैं दोनों। अब पहले क्या था कि एक चाय वाला है जो सिर्फ अकेली उसकी दुकान थी, वो 15 रुपए में चाय बनाता था, चाय अच्छी बनाता था। अब उसके बगल में एक और दुकान खुल गई। अब वो जो है वैसे ही अच्छी चाय बनाता है और 10 रुपए में बना के देता। अब क्या होगा ना कि लोग धीरे धीरे उसकी दुकान पे जाएंगे, तो कंपटीशन जो है उसकी तरफ हो जाएगा। अब सामने वाले की दुकान पे ग्राहक नहीं आएंगे, तो वो क्या करेगा, कंपटीशन कम करने के लिए अपनी कीमत भी गिरा देगा। मान लो वो बोलेगा मैं 8 रुपए में चाय पिलाऊंगा, ठीक है। तो यही है प्रीडेटरी प्राइसिंग, कि प्रतिस्पर्धा को कम करनी या फिर प्रतिद्वंदियों को समाप्त करनी। अब क्या होगा ना, अब पहले इसने प्रतिद्वंदी को समाप्त किया, 15 रुपए से 10 में बेचे, तो लोग इसकी तरफ आ गए। अब मान लो दोनों 10-10 की बेचे, तो फिर लोग क्या क्या सोचेंगे, मतलब किसकी तरफ जाएंगे। दोनों में कट्टर का कंपटीशन चलेगा ना, इसीलिए एक कम करेगा एक बढ़ करेगा। इस तरीके में क्या होगा ना कि जिसके पे कम मिल रहा है उसके पे लोग ज़्यादा जाएंगे, तो कंपटीशन जो है उसमें चेंजेस आते रहेंगे। तो यही होती है प्रीडेटरी प्राइसिंग, कि कंपटीशन को कम करने के लिए अपने प्राइस को कम कर देना। अब प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 4(2) के अनुसार किसी बड़ी या वर्चस्व वाली कंपनी द्वारा की गई प्रीडेटरी प्राइसिंग दुरुपयोग वाली गतिविधि है। अभी कह रहे हैं कि किसी बड़ी या वर्चस्व वाली बड़ी कंपनी करे, तो यह जो है वो दुरुपयोग है। इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, इसके प्रभाव ये पड़ते हैं कि ग्राहकों पर प्रभाव पड़ेगा। एक तो कि कम कीमतों के कारण लाभकारी होती है अल्पकाल के लिए ये, लेकिन लंबे समय में विकल्पों की कमी और कीमतों में वृद्धि के कारण नुकसानदायक हो सकते हैं। मान लो कि आपने जो 15 रुपए की पहले चाय बेच रहा था, वो कंपटीशन के लिए 8 रुपए की कर दे, लेकिन उसको आप लॉस भी होने लगेगा, क्योंकि ना तो उसमें उसका प्रॉफिट निकलेगा और शायद कहीं ना कहीं ऐसा हो कि जो वो जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हो उतना भी ना निकले। तो ये कम टाइम के लिए होगा और फिर बाद में वो अपने प्राइस हाई भी कर दे, तो उसके लिए और लॉस वाला हो जाएगा, ठीक है। कंपनियों पर प्रभाव पड़ेगा, ये सभी कंपनियों को अल्पकाल में नुकसान पहुंचाती है। अब इसने 8 रुपए की कर, तो दूसरे दुकानदार को भी तो नुकसान होगा ना, तो इसलिए दूसरी कंपनियों को भी कम टाइम के लिए ही सही, लेकिन नुकसान तो पहुंचाएगी। लेकिन जब प्रतिद्वंदी बाहर हो जाते हैं, तो एकाधिकार प्राप्त कंपनी कीमतें बढ़ाकर अपने घाटे की भरपाई करती है, ठीक है। तो ऐसे में ग्राहक को नुकसान हो जाता है। अब इसमें कुछ नहीं, आपको यही समझना था कि प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या कहलाती है और इसको किसने अधिसूचित किया है, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने, ठीक है। बस इसमें ये 2 ही चीज़ें थी समझने के लिए, बाकी इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। भुगतान विनियामक बोर्ड क्या है, तो देखो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भुगतान विनियामक बोर्ड अधिनियम 2025 को अधिसूचित किया है। इन्हें भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत अधिसूचित किया गया है। ये विनियमन भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन एवं पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड अधिनियम 2008 की जगह लेंगे। स्लो 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 भुगतान विनियमन बोर्ड के बारे में क्या होता है, इसकी संरचना जानेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहेंगे। देखो अब इसमें हमें यही बस इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि कभी भुगतान विनियमन बोर्ड के बारे में अगर ऐसा आ गया कि इसकी संरचना के बारे में पूछ लिया, तो यही बस इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अधिकतर पता है ऐसे क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, और एमपी पीसीएस में तो पूछे ही जाते हैं, यूपी पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, बिहार पीसीएस में भी फैक्ट पूछे जाते हैं। मैं यही बोलूँगी कि मेरा तजुर्बा तो यही है कि ऑल स्टेट पीसीएस में फैक्ट तो आते ही आते हैं, तो स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ में यूपी पीसीएस में भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं यूपीएससी में, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसके अध्यक्ष जो हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। इसके पदेन सदस्य में देखेंगे तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और आरबीआई द्वारा निर्धारित एक अधिकारी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम तब से आप पढ़ा रही हो, बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं कर रही हो। सच बताऊं तो आप लोगों को पढ़ाते टाइम मैं खुद इतनी आप लोगों को पढ़ाने में बिजी हो जाती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि पेन वैन भी चलाना है कुछ, ठीक है।
तो आगे देखते हैं, 3 सदस्य केंद्र सरकार नामित करती है। तो देखो, एक तो चीफ हो गया आरबीआई का गवर्नर, ठीक है। और इसके बाद आरबीआई का जो मेंबर में देखें पदेन सदस्य होते हैं, तो पदेन सदस्य में क्या हो जाएगा कि डिप्टी गवर्नर हो जाएगा, आरबीआई द्वारा नामित एक अधिकारी भी हो जाएगा। उसके बाद 3 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नामित सदस्य रहेंगे। विशेष आमंत्रण के लिए कौन कौन रहेगा, तो यह बोर्ड भुगतान, सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा जैसे विशेषज्ञों को आमंत्रित करता है। इनका कार्यकाल देखो 4 वर्षों का होगा, और जो ये है फिर से नामित नहीं किए जाएंगे। और प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना तो अनिवार्य ही है। देखो, 2 बार बैठक होने से हमें याद आया कि अपनी जो पार्लियामेंट की बैठक होती ना, तो उसमें क्या होता है, बोलते हैं कि अधिकतम 6 महीने का गैप हो सकता है। तो उसमें ये होता है कि अधिकतम 6 महीने का गैप, यानी कि कम से कम 2 सत्र तो होना अनिवार्य ही है। ये इम्पोर्टेंट बना देता है। और वैसे कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र हम पढ़ते हैं ना, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ठीक है। लेकिन बैठकें 2 होना अनिवार्य ही है, क्योंकि 6 महीने का गैप। ऐसे ये कह रहे हैं कि कम से कम 2 बैठकें होना अनिवार्य है। कोरम गढ़पूर्ति क्या है, तो न्यूनतम 3 सदस्य आवश्यक हैं, जिनमें अध्यक्ष और डिप्टी गवर्नर में से कोई एक होना जरूरी है, ठीक है। निर्णय प्रक्रिया की बात करें तो बहुमत से निर्णय लिए जाएंगे। यदि मत बराबर हो तो अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। ये हम मुझे ना कुछ पार्लियामेंट जैसे ही लग रहा है अपना। देखो, पार्लियामेंट में क्या होता है, वो कहते हैं ना कि कोरम की बात भी करते हैं अपन लोग, कोरम होनी चाहिए। गढ़पूर्ति, तो आप लोगों को ये बताना है कमेंट में कि गढ़पूर्ति जो है वो कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। और गढ़पूर्ति के लिए कितना बताया, मैं बता देती हूँ, रेशियो तो 1/10 का रखा गया था, ठीक है। उसके बाद निर्णय प्रक्रिया भी आपने देखा ही होगा कि बहुमत से होते हैं। पहले क्या होता है, लोकसभा में मतदान होता है, और जिसमें निर्णय नहीं ले पाता तो बाद में अध्यक्ष देता। ऐसे ही यहाँ पे भी निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे, और बराबर नहीं होने की स्थिति में अध्यक्ष जो है वो निर्णायक मत देगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसके अभी बहुत टॉपिक हैं यार, मतलब कितने हैं ये, 11 12, चलिए 12 हैं ये। और हम आ गए हैं अपने टॉपिक नंबर 6 पर, हो गया है मेरा 6 पे आ गए हैं, ठीक है। हम बहुत ही जल्दी इसको कवर कर लेते हैं। आज हम इसके टॉपिक सारे कवर करके ही मानेंगे। तो 3.6.6 कहता है कि डिजिटल ऋण आरबीआई दिशा निर्देश 2025। आरबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल ऋण दिशा निर्देश 2025 जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य उधारकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाना, डेटा पारदर्शिता सुनिश्चित करना और जिम्मेदार व्यापार परक डिजिटल ऋण पद्धतियों को बढ़ावा देना है। मुख्य दिशा निर्देश पर नजर डालेंगे तो डिजिटल ऋण की परिभाषा, इसे डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा दूरस्थ और स्वचालित ऋण प्रक्रिया के जरिए ग्राहकों को जोड़ने, ऋण का आकलन करने, ऋण अनुमोदन, ऋण प्रदान और वसूली करने आदि के रूप में परिभाषित किया जाता है। डिजिटल ऋण क्या होता है, तो आपको समझ में ही आ गया हो, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। ये दिशा निर्देश अग्रलिखित पर लागू होते हैं। किस किस पर लागू होंगे, तो देखो, वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक शहरी राज्य केंद्र सहकारी बैंक, एनबीएफसी मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान। डिजिटल लैंडिंग एप्स की बात कर लें तो इसकी अनिवार्य रिपोर्टिंग होती है। सभी वैध डिजिटल लैंडिंग एप्स का आरबीआई के केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली CIMS पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण होगा, ताकि एक पारदर्शी और सार्वजनिक सूची बनाई जा सके। इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप लोगों को इसमें ज़्यादा नहीं देना है। इसकी बॉक्स की ज़रूरत पड़ कि डिजिटल लैंडिंग पर आरबीआई दिशा निर्देशों की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, एक तो बहुत ज़्यादा ब्याज दरें हैं, छिपे हुए शुल्क हैं, इस कारण से ऋण वसूली के अनैतिक तरीके होते हैं, और अविनियमित फर्जी ऐप्स को बढ़ना, तो बिना किसी निगरानी के जो काम करने वाले कई डिजिटल लैंडिंग ऐप्स होते हैं जिससे लोगों को नुकसान पहुंचता है, उसके लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ी है। गलत तरीके से जो भी उत्पाद बेचते हैं उन लोगों के लिए डेटा गोपनीयता का उल्लंघन होता है, उसके लिए भी। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, छोटे छोटे पार्ट्स में करके आप लोगों को समझाती जाऊंगी। आज हमने 6 टॉपिक्स कवर किए, 6 में से 5 टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और मैंने उसमें हाईलाइट भी कराया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कितना आपको पढ़ना है। देखो, उतना ही पढ़ो, धीरे धीरे करते चलो, अच्छे से बस समझते चलो,
क्योंकि मंथली मैगज़ीन कवर हो जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं। 10 चीज़ों की बजाय 9 5 चीज़ें पढ़ो, लेकिन वो 5 चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए आपको। तो मुझे लगता है कि मैं यहीं तक करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने पूरे टॉपिक कवर करा दिए, मैं करा दूँगी, लेकिन फिर आप लोग ही बोर होने लगोगे और वो टॉपिक्स फिर आप लोगों की जो माइंड की रहती है ना इंटरेस्ट, वो धीरे-धीरे कम भी हो जाता है लास्ट में समझते-समझते। तो इतना ही करो, नेक्स्ट टॉपिक हम अपने अगले सीरीज़ में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो सीरीज़ को यहीं कंप्लीट करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। आप लोगों को अच्छी लग रही है तो उन्हें भी बुलाएं, वो भी देखें। और हाँ, मैंने जो क्वेश्चन पूछे उनको कमेंट में ज़रूर बताएं, और कमेंट में ये भी बताएं कि आप लोगों को वीडियो सीरीज कैसी लग रही है। चलिए तो चलते हैं, हम मिलते हैं कल फिर से आपसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।